हम लोग को पढ़ना था वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, सोल और फॉर्म्स, ये सब चीज क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्लेटो का हम लोग देखे माइंड बॉडी डुअलिज्म हम लोग देख लेते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स किसका? फॉर्म्स प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो ने एक शब्द दिया फॉर्म, जिसका एक इसको एक अलग मीनिंग प्रोवाइड किया। जैसे सिगमंड फ्राइड के ईगो का मीनिंग जो है हम लोग के कॉमन यूसेज के ईगो से काफी अलग है ना। तो शब्द को एक अलग मीनिंग दिया है। ऐसे फॉर्म है, फॉर्म को हम लोग कैसे कहते हैं? फॉर्म आया है, कोई चीज का फॉर्म है, फिल कर दो अप्लाई करने के लिए ना, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग जानते हैं जिसमें डिटेल मांग रहा हूँ। एक तो वो जानते हैं, और दूसरा एक अर्थ हम लोग क्या जानते हैं फॉर्म का, कि फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप, है ना, या आकार, या आकृति, या अवस्था। जैसे आई सॉ अ घोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, मैंने इंसान के रूप में एक भूत को देखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉर्म। तो फॉर्म से एक चीज और किस चीज का सेंस मिल रहा है? स्ट्रक्चर का सेंस मिल रहा है। ठीक है, संरचना, कि किस तरह का जो है ना शेप है, शेप का सेंस मिल रहा है। तो ये भी जो है एक मीनिंग होता है फॉर्म का। तो अब फॉर्म के दो मीनिंग हम लोगों ने देख लिए। पहला तो फॉर्म जो होता है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, और दूसरा जो है फॉर्म मतलब ये है। ठीक है, बैड फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, है ना, कपड़ा पहनने का गंदा तरीका, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। तो अब क्या है कि फॉर्म्स के बारे में हम देखते हैं कि प्लेटो महोदय का फॉर्म क्या है, और ये क्या चीज है। ठीक है, प्लेटो महोदय का फॉर्म, ये इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं हम लोग। प्लेटो का जो फॉर्म है ना, ये एक आइडिया है, एक विचार है। ठीक है, और ये क्या था? ये सब चीजें, स्ट्रक्चर, शेप, ये सब एक भौतिक वस्तु था। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीज है ना, मटेरियल है। और ये क्या है? विचार है। तो फॉर्म जो एक है, फॉर्म कैसा कंसेप्ट है? आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। आइडियलिज्म हम लोग पढ़े थे ना, फॉर्म इज एन आइडियलिस्टिक कंसेप्ट। आइडियलिस्टिक का मतलब आइडियलिज्म से जुड़ा हुआ, ये नहीं कि आइडियल है। ठीक है, हालांकि इस मामले में आइडियल भी है, लेकिन यहाँ पे जो हम आइडियलिस्टिक वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये उस वे सेंस में, आइडियलिज्म के सेंस में यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसके नीचे आइडियलिज्म भी लिख देते हैं, है ना। और दोनों वर्ड तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका, हालांकि। तो फॉर्म इज एन आइडियलिस्टिक थिंग, मेटेरियल नहीं है। विचार क्या होता है? भौतिक है नहीं, विचार क्या है? मानसिक है। तो आइडिया उस वे में है। और फिर आइडियल का एक और मतलब क्या होता है? आइडियल का एक और मतलब होता है आदर्श, ये भी तो होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें ये दोनों मतलब समझिए। फॉर्म इज एन आइडियलिस्टिक थिंग, इसको याद रखिएगा। तो फॉर्म जो है याद रखेगा, याद जो है रह जाएगा, कि उस वे में क्या है कि एक आइडिया है आइडियलिज्म के वे में, और क्या है? आदर्श भी है, शाब्दिक अर्थ भी है, और फिलोसफिकल अर्थ भी है। किसी चीज के कई अर्थ होते हैं, किसी शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शाब्दिक अर्थ होता है जो कि बिल्कुल शब्दशः होता है, और एक होता है फिलोसफिकल। अब जैसे कोई आदमी जो है ना, हमेशा जो है भागते रहता है, तो उसको कहते हैं ना कि इसके पैर में मोटर लगा हुआ है, या ऐसे करके कुछ, ऐसे करके पैर में चक्का लगा हुआ है क्या, हमेशा कभी स्थिर नहीं रहता। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि उस व्यक्ति ने पैर में चक्का फिट किया हुआ। लेकिन ये उसका अर्थ होता है नहीं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि बहुत तेजी तेजी भागता है, मतलब स्थिर नहीं रहता। ठीक है, और फिलोसफिकल अर्थ क्या है? कि वो व्यक्ति चंचल है। तो ये तीन अर्थ हो गए। वैसे जो है, तो ये वाला जो है ना, ये फिलोसफिकल अर्थ है, यानी कि ये क्या है? फिलोसफी को क्या बोलते हैं हिंदी में?
अरे हम ऐसे मिस एकदम कर जाते हैं वो मोटरसाइकिल के, क्या बोले, एक्सीलेटर की तरह। फिलोसफी को कोई जान रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन। हाँ, दर्शन। तो ये वाला जो आइडियलिज्म है, ये क्या है? ये दर्शन वाली चीज है। बहुत ज्यादा लेट से आ रहे हैं आप लोग, 7:50 हो गया है। तो क्या है कि आइडियलिस्टिक थिंग है, तो ये आइडियलिज्म वाली बात है। यहाँ पे क्या है कि दर्शन की बात हो रही है, और ऊपर क्या है कि इसके शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ है। तो ये यहाँ पे दोनों अर्थ है, एक ही सेंटेंस का दोनों अर्थ है। तो फॉर्म क्या है? एक तो आइडियलिज्म वाला वैचारिक चीज है, और दूसरा आदर्श भी है। तो अब क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे? जैसे कोई चीज परफेक्ट होती है, जैसे ना परफेक्ट ब्यूटी। परफेक्ट ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो है है ना, कि लोग तय कर देते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री है, इसके पीछे एक स्त्रियों की सुंदरता कैसे होगी वो लोग तय करेंगे। कुछ लोग की ये ऐसा ऐसा होगा तो इस स्त्री को सुंदर कहा जाएगा, फिर उसको सबसे सुंदर स्त्री का खिताब दिया जाएगा। कहा जाता है ना वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस भागलपुर, क्या क्या होता है। तो उस तरीके से ये चीज जो है, तो क्या है कि वो लोग कहते हैं कि इससे हम क्या करते हैं कि हम सुंदरता का वो चीज बता रहे हैं। और वो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग सिर्फ जो है ना बाहरी सुंदरता को नहीं देखते, हम लोग अंदरूनी सुंदरता को भी देखते हैं। हालांकि अंदरूनी सुंदरता कितनी है, मतलब कितनी है, वो तो कुछ सालों के बाद बॉलीवुड करियर में आने के बाद पता चल जाता है। ठीक है, दो चार क्वेश्चंस जो जैसे पूछे जाते हैं तो कोई भी जवाब दे देगा, कॉमन सेंस वाला आदमी है उसमें। बस वो बेवकूफ का फिल्टरिंग है, सुंदरता की पहचान नहीं है। बस जो है ना कि जिसका शरीर और चेहरा सुंदर है और कहीं वो दिमाग में भूसा तो नहीं भरा हुआ है, बस उतनी सी ही बात है। तो बेसिकली वो जो है ना शाब्दिक सुंदरता का टेस्ट है। उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि जो कि एक नॉर्मल एवरेज आदमी आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, जो डम रहेगा वही फंसेगा। तो क्या होता है कि फॉर्म की बात हम लोग की है। तो फॉर्म क्या है? परफेक्ट रियलिटी है। ठीक है, फॉर्म के लिए एक वर्ड आप लोग एकदम बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, परफेक्ट रियलिटी, एकदम परफेक्शन है। किसी भी आइडिया का जो परफेक्शन है उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, फॉर्म इज परफेक्शन ऑफ एन आइडिया। ये तो इतना सा अंग्रेजी चलेगा ना सबको? हाँ सर। ठीक है। तो किसी आइडिया जब अपने परफेक्ट फॉर्म में होता है, जैसे अब जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल का फॉर्म है, सर्किल का कंसेप्ट है। तो सर्किल और सर्किल के फॉर्म में क्या अंतर है, इसको समझिएगा। फॉर्म का मतलब है कि परफेक्ट रियलिटी। जैसे अब यहाँ पे अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम लोग सर्किल जानते हैं कैसा होता है सर्किल, ये भी सबको क्लियर पता है, जैसे सिक्का है। ठीक है, तो सिक्का क्या होता है? ये एक सर्किल होता है कि नहीं? तो मान लीजिए कि एक जो परफेक्ट सर्किल होगा, मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, पता नहीं परफेक्ट सर्किल बनेगा कि नहीं, कोशिश तो करते हैं। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं बना, पर ऑलमोस्ट जो है, समझिए कि ये जो है हो गया। अब जो है फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, थोड़े दूसरे तरीके से। देखिए, ये क्या है? ए और बी। ए क्या हो गया? फॉर्म हो गया। क्यों? परफेक्ट है वो। हालांकि उतना भी परफेक्ट नहीं है, साइड से थोड़ा निकल गया है, पर मान लीजिए क्यों निकला हुआ नहीं रहता तो एकदम नहीं लग रहा है, एकदम गोल बना दिए हैं, पूरा एकदम गोल बन गया है, जैसे किसी सिक्का को रख के बनाए। बिल्कुल, हम सिक्का को रख के ही बनाए, नहीं तो ऐसे इतना गोल नहीं बनेगा हमसे। तो ये जो है कंसेप्ट ऑफ सर्किल, जो सर्किल अपने बेस्ट रूप में, आदर्श रूप में है ना, परफेक्शन ऑफ एन आइडिया। सर्किल का आइडिया क्या है? एक गोल वस्तु का। और वो आइडिया किसमें परफेक्ट दिख रहा है? ए वाले फिगर में परफेक्ट दिख रहा है। तो ये जो है ना फॉर्म हो गया। फॉर्म का मतलब इसको आप सांचा भी समझ सकते हैं, फर्मा, जिसको मिस्त्री मजदूर लोग कहता है कि पिलर डालना है, फर्मा में डालना है। ठीक है, फ्रेम बोलने में पता नहीं क्या घट जाता है उन लोगों को, फर्मा जब तक बोलेगा ना उन लोग को किक नहीं मिलता है ना, मतलब एकदम होंठ के नीचे खैनी डाल करके बोलेंगे फर्मा लगाएंगे। ठीक है, तभी देखो फ्रेम बोल दोगे क्या घट जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हो, या हो भी तो, पढ़ा लिखा तो आजकल सभ्य होता है, बैचलर्स तो सब पास है। तो क्या होता है? फॉर्म इज परफेक्शन ऑफ आइडिया। और बी क्या है?
बी को भी देख के समझ में आ रहा है कि सर्किल है, लेकिन क्या ये आइडिया है सर्किल का? नहीं। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार, परफेक्ट विचार। सर्किल का जो परफेक्ट विचार है उसको ये वाला जो है ना, ये डिनोट करता है, ए फिगर। बी फिगर डिनोट नहीं करता है। तो बी फिगर क्या हो गया? बी फिगर सर्किल हो गया, लेकिन फॉर्म हुआ क्या? नहीं, बी फिगर फॉर्म नहीं हुआ। और ए फिगर जो है अपना, फिगर नंबर ए जो है, ये सर्कल भी हो गया और फॉर्म भी हो गया। ठीक है, तो यही जो है फॉर्म। अब इसका आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कोई भी चीज का जो कंसेप्ट है, कोई भी चीज का विचार है, वो अपने शुद्धतम रूप में कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन क्या उसी की कॉपी, कार्बन कॉपी जो होगी, वो शुद्ध 100% होगी? नहीं होगी। क्योंकि जैसे ये सर्किल का जो फॉर्म है, फिगर ए जो हमने देखा, ये फिगर ए, तो इस फिगर ए को ही तो हमने बनाने की कोशिश में ना बी बनाया है ना, इसी का रिप्लिका बनाया, इसी का डुप्लीकेट बनाया। तो क्या इसमें परफेक्शन ट्रांसलेट हुआ? नहीं हुआ। परफेक्ट हुआ? ये नहीं हो पाया परफेक्ट, लेकिन सर्किल बन गया। तो परफेक्शन फॉर्म और फिगर में क्या होता है कि जो फॉर्म है उसमें परफेक्शन होता है, और उसका जो कॉपी होता है उसमें परफेक्शन नहीं होता है। तो यही बात है। अब समझ में आ रहा है कि जो हम लोग यूटोपिया बोले थे, तो यूटोपिया में किन चीजों का इस्तेमाल था? फॉर्म्स का इस्तेमाल था, कि जो चीजें थी एकदम परफेक्ट थी, और उसको जीवन में उतारने की, या आइडियल जो है, आइडियलिज्म था, और उसकी कोशिश की गई थी। तो ऐसे हम लोग को लगा है कि तो कल्पना है, ऐसे वैसे कुछ लोग उसको ना, जब जो प्लेटो के दर्शन का महत्व को नहीं समझ रहे हैं, यूटोपिया के दार्शनिक महत्व को नहीं समझ रहे हैं, फॉर्म्स के दार्शनिक महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इसके बौद्धिक महत्व को नहीं समझ रहे, वो लोग हंसते हैं कि प्लेटो तो कल्पना किया था एक आदर्शवादी समाज की, जहाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया है ना, ऑल गुड, एकदम वेल वेल, सब कुछ परफेक्ट है, मैन परफेक्ट है, वुमेन परफेक्ट है, राजा परफेक्ट है। रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन उसने फॉर्म दिया था, उसने क्या किया था? आइडिया को फिक्स किया था। जब तक आप पैमाने को या किसी चीज को फिक्स नहीं करते हो, तो रेफरेंस क्या चीज से दोगे? है ना, फिर तो दुनिया में क्योस मच जाएगा। तो ज्ञान के लिए जरूरी है कि पैमाने फिक्स किए जाए। जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये ए का फॉर्म है, इसी को हम लोग ए कहेंगे। ये सेकंड फिगर जो हमने बनाया, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। सेकंड फिगर को हम लोग ए नहीं कह सकते अगर तो ये क्या है? फिक्स है अपने जगह पे, उसका आइडिया फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है, तो इसको हम लोगों ने कहा फॉर्म। बी को भी जो है क्या कहेंगे हम लोग? फॉर्म कहेंगे। अगर ये फॉर्म नहीं होता तो क्या होता? ये देखिए, 1 2 3, रमेश जो है फिगर 1 को ए बुलाएगा, ठीक है, फिगर 2 को बी बुलाएगा, और फिगर 3 को सी बुलाएगा। लेकिन उसका दोस्त जो है निशांत, निशांत जो है फिगर 2 को ए बुलाएगा, ठीक है, और फिगर 1 को जो है इसको भी ए बुलाएगा, और फिगर सी को भी ए बुलाएगा, ठीक है। ये ए करते रहेगा सबको, ए ए ए। तो क्या हो गया? क्या निशांत को ऐसा करने की अनुमति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी चीज फिक्स है वो एक फॉर्म है, आप फॉर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको उसमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया नहीं दे सकते उसको। उसके फॉर्म के जो है ना, जो वैल्यू है, उसको आप नहीं बदल सकते, उसके परफेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आइडियल वर्जन, फॉर्म क्या है? परफेक्शन ऑफ एन आइडिया, या फिर आइडियल वर्जन ऑफ एवरीथिंग। फॉर्म इज आइडियल वर्जन ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद क्या है? इसको लिख देते हैं फीचर्स ऑफ, है ना, फॉर्म के, फॉर्म के फीचर्स। फीचर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? गुण, चरित्र, विशेषताएं, हाँ, की विशेषताएं। ये हेडिंग दे दीजिए अंडरलाइन करके, उसके नीचे जो है ये लिख दीजिए। पहली विशेषता है आइडियल वर्जन ऑफ एवरीथिंग। दूसरा चीज है, दूसरी विशेषता है इसकी, नेवर चेंज, नेवर चेंजेस, कभी बदलता नहीं है विथ टाइम। फॉर्म हमेशा फॉर्म ही रहेगा। वीरता का पैमाना कभी बदलेगा क्या? वीरता का हो सकता है बदल जाए, है ना। बिल्कुल बदला है वीरता का पैमाना। अगर समय के साथ आप देखें तो एक एक समय था, एक काल था, जब वीरता का पैमाना ये था कि कौन अंत में युद्ध भूमि में डटा रहता है, युद्ध भूमि में कौन खड़ा रहेगा,
ये वीरता है। अंतिम में लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन है। फिर समय बदले, युद्ध कला बदली। फिर युद्ध कला में क्या हुआ, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डैमेज दो और भागो, गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है। और अभी मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो प्रैक्टिकल युद्ध कला है वही है, अगर आप खड़े रह जाएंगे तब तो आप चले जाएंगे। तो अभी सबसे अच्छा जो है जहीं जहीं पे भी फाइट का सीन होता है, मतलब फाइट तो वही ना होगा जहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जो कि यूजुअली फिल्मों के अलावा कहीं नहीं होता है। क्योंकि दुश्मन का फाइट का पहला ही रूल है कि दुश्मन को पास मत आने दो, अगर पास में आ गया तो तुम समझ उसके वो चीज है। तो जितना भी मार्शल आर्ट और ये वो सब देखते हैं वो सब आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, फील्ड की वो चीज है। इसीलिए रिंग लगाते हैं कि एक सर्टेन एरिया में जो है ना वो आदमी लड़ सके। तो नेवर चेंजेस विथ टाइम, दिस लिख दिया। बोलने और लिखने में एक साथ ना सामंजस्य नहीं बनता है। तो नेवर चेंजेस विथ टाइम, फॉर्म का एक ही है गुण है। ठीक है। कि हमेशा वो परफेक्ट रहेगा। तो ब्रेवरी जो होता है, ब्रेवरी एक फॉर्म है। ब्रेवरी जिसको कहते हैं हम लोग, वीरता एक फॉर्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसका डेफिनेशन समय के साथ बदल गया। यहाँ से हम लोग डटे रहने से जो है ना हम लोग आ गए कहाँ पे, मारो और भागो, ज्यादा से ज्यादा डैमेज कम से कम समय में, और उसके बाद जल्दी भागना। ठीक है। तो इसको जो है, और इस कला ने क्या किया कि दुनिया में युद्ध को जो है बदल दिया हमेशा के लिए, गुरिल्ला कला। अमेरिका ने जो है उधर किसी ईस्टर्न कंट्री पे हमला किया था ना, उधर फिलीपींस, फिलीपींस साइड का उधर का कोई कंट्री, वियतनाम, हाँ वियतनाम पे हमला किया था। अब कहाँ अमेरिका जैसा सुपर पावर और कहाँ वियतनाम जैसा गरीब देश, कृषि प्रधान देश, जहाँ लोग जानवर पालते हैं, खेती करते हैं, मछली मारते हैं, कोई टक्कर रहा है, कोई नहीं सोचा था। सब सोचता है कि वियतनाम खत्म, और अमेरिका को हारना पड़ गया उस युद्ध में। उसकी किरकिरी हो गई, मतलब ऐसे समझिए कि द ग्रेट खली जो है 5 साल के बच्चा से हार जाए तो कैसा हो जाए। युद्ध कला वो चीज है। कितना प्रयास किया लेकिन उन लोग से जीत ही नहीं पाया। तो वही है ब्रेवरी और उसका जो है फॉर्म। तो ब्रेवरी एक फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन सर्किल का जो फॉर्म है, क्या वो समय के साथ बदलेगा? नहीं। ट्राइंगल जो है, क्या वो समय के साथ बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो वो एक फॉर्म हो गया। ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ क्या? बताइए आप लोग। ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है, सुंदरता के पैमाने, फॉर्म होता है? नहीं। नहीं होता है। काहे? काहे कि समय के साथ बदलता है। एक समय था जब सुंदरता के पैमाने जो है मतलब बहुत अलग थे। एक मतलब जूही चावला वगैरह से पहले के समय में, जब थोड़ा शरीर भरा हुआ जो है जो होता था, जैसे मधुबाला है वो है, एक नॉर्मल जो है, उसको बहुत मोटी भी नहीं बहुत पतली भी नहीं, उसको सुंदर कहा जाता था एक हेल्दी बॉडी के रूप में। उसके बाद फिर ये हुआ कि लीन बॉडी को सुंदर कहा जाने लगा। फिर एकदम सूखा हुआ बॉडी को सुंदर कहा जाने लगा। फिर उसके बाद एक समय लौटा, फिर अब जिम वाले बॉडी को सुंदर कह रहा है। अब सब लड़कों को जो है ना जिम करने वाली लड़की पसंद आ रही है कि नहीं, ऐसे है नॉर्मल। तो फिर वो भी है, फिर सब लोगों का अलग अलग है। किसी को जो है गोलू मोलू सी लड़की पसंद आती है, किसी को एकदम पतली हड्डी लड़की पसंद आती है। लड़कों में भी वही है। किसी लड़की को जो है ना टॉल, या मतलब टॉल तो सबको ही अच्छा लगता है। किसी लड़की को मतलब नॉर्मल शेप का हेल्दी आदमी अच्छा लगता है, और एकदम खूब मोटका मोटका हाथ उथ फुला लिया है, अजीब से छाती बड़का चल रहा है, तो वो उसको नेचुरल नहीं लगता है। उसको लगता है क्या ही है, मतलब बनावटी लगता है देखने में। और किसी को उसी का एकदम फैन फॉलोइंग है कि भाई एकदम मोटा मोटा हाथ है, ऐसे वैसे। तो ये चीज है। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है? कभी भी कांस्टेंट नहीं। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। अब क्या है कि फॉर्म का एक चीज है, ठीक है, नेवर चेंजेस विद टाइम। इसका मतलब क्या होगा? इटर्नल, शाश्वत, कभी समय के साथ जो चेंज नहीं होगा वही फॉर्म है। तीसरा गुण फॉर्म का क्या है कि फॉर्म जो है नॉन फिजिकल होगा, यानी आइडियलिस्टिक, हम पहले ही बोल चुके हैं। भौतिक नहीं होगा, वो विचार या डिस्क्रिप्शन या आइडिया होगा। ठीक है। तो नॉन फिजिकल है, तो फॉर्म को सेंस से किया जा सकता है क्या? फॉर्म को हाथ से उठाया जा सकता है? फॉर्म को देखा जा सकता है? नहीं। फॉर्म को समझा जा सकता है, फॉर्म को जाना जा सकता है, फॉर्म को महसूस किया जा सकता है। तो ये चीज है। तो अब इसके बाद जो है नॉन फिजिकल के बाद जो है फॉर्म यूनिवर्सल होता है। फॉर्म संस्कृति के साथ बदलता नहीं है। ठीक है। जैसे वन है, तो वन का वैल्यू पूरे दुनिया में क्या है? वही है। कहीं बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो जब वन की वैल्यू पूरी दुनिया में वही है, तो फिर क्या हो जाता है कि आप क्या कहेंगे कि वो वन जो है एक फॉर्म है। टू जैसे एक एक फिगर है ऐसे करके, है ना। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एक फिगर है ए।
ठीक है, इस फिगर का नाम ए हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग 2 कहते हैं। तो ये 2 फिक्स हो गया, तो ये फॉर्म हो गया, इसमें सारे गुण हो गए। हाँ, आइडियल वर्सन ऑफ 2, मतलब 2 तो है तो 2 तो 2 ही होगा, नेवर चेंजेस विद टाइम, नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं है कि इस फिगर को 1 बोला जाएगा, यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है। तो ये चीज है। अब क्या है ना, तो इसमें ये कह रहा है कि फॉर्म क्या, जो कोई चीज फॉर्म है तो दुनिया में सब कुछ अपने बेस्ट, मतलब बेस्ट फॉर्म समझ लीजिए इसको, या फिर फॉर्म समझ लीजिए, अपने फॉर्म में हर चीज एग्जिस्ट करती है, नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड रियलिटी क्या होता है, वर्ल्ड की जो रियलिटी होती है, क्या ये फॉर्म से बनी होती है, फॉर्म से बनी होती है क्या? तो उत्तर है नहीं सर, फॉर्म से नहीं बनी होती है। वर्ल्ड की रियलिटी किससे बनी होती है? तो वर्ल्ड की रियलिटी बनी होती है इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ फॉर्म, किसी भी फॉर्म की इम्परफेक्ट कॉपी से, इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ फॉर्म। देखिए, कोई आम सी बात को दार्शनिक कितने अच्छे लैंग्वेज में बोलता है, कितने तार्किक वे में सजाता है। साइंस का यही तो प्रोसेस है ना, हर चीज को प्रोसेस वाइज अच्छे से करना। इसी बात को नॉर्मली बुला सकता था एक सेंटेंस में कि क्या है, यार ये जो बेस्ट वर्जन है उसी को फॉर्म कहते हैं, लेकिन जब तक आप इसको खोल करके बहुत अच्छे से, है ना, इसके स्टेप बाय स्टेप करके, तो आप उस प्रोसेस को नहीं सीखेंगे जिसको साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है, मेन साइंस जो है विज्ञान, हम लोग को प्रोसेस को सीखना है। रिसर्च मेथड क्या सिखाता है, वैज्ञानिक दर्शन, वैज्ञानिक चिंतन, तो इसीलिए। तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड रियलिटी फॉर्म से बनी है, नहीं बनी है। तो हमारी जो वर्ल्ड की रियलिटी है वो इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ फॉर्म से बनी है, यानी कि इसमें कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, इम्परफेक्ट में इम्परफेक्शन। तो चीजें क्या है, इम्परफेक्ट रियलिटी से बनी है, इसी कारण से दिक्कत में है। अगर इन इम्परफेक्शंस को पहचाना जाए और इनको दूर करने का प्रयास किया जाए, तो जहां जहां इम्परफेक्शन है वहां वहां पे क्या है कि फॉर्म अपने ट्रू सेंस में नहीं उतरा है। तो अगर एक एक चीजों को हम पहचान ले दुनिया में, या जो भी चीज हमारी रियलिटी है कि उसमें ये चीज इम्परफेक्ट है, और उसको ठीक करके परफेक्ट करते जाए, तो क्या होगा कि रियलिटी बेटर होती जाएगी, है ना। तो फॉर्म के हम लोग नजदीक जाते जाएंगे, आइडियल रियलिटी के नजदीक जाते जाएंगे, तो यही बात। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका भी है। फॉर्म को जब हम लोग समझते हैं तो हम लोग समझते हैं आइडियल क्या है, होना क्या चाहिए। उसके बाद हम लोग रियल में देखते हैं कि जो आइडियल है उससे कितना बदलाव आ गया है, कहाँ कहाँ पे बदलाव आया है, और जहां जहां पे बदलाव आया है उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कि उस बदलाव को एक एक करके, जहां जहां बदलाव आया है कोई एक पॉइंट पे गए, उस बदलाव को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर हम एक्शन लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उस चेंज में हम फॉर्म को अचीव कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके जब सब में फॉर्म करने को अचीव कर लेंगे, तो हम लोग के सामने एक परफेक्ट रियलिटी होगी, जो कि परफेक्ट कॉपी ऑफ फॉर्म होगा। इसी को कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो प्लेटो महोदय ने कहा कि रियलिटी दो प्रकार की है, वास्तविकता दो प्रकार की है। वास्तविकता दो प्रकार की है, और ये दो प्रकार में जो है, पहली चीज है द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जो अभी हम बताए, ये एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अपने फॉर्म में अवेलेबल होता है, फुल फॉर्म में आ गया, क्रिकेटर अपने फॉर्म में है, सुने। तो ये जो फॉर्म की बात आई है, कहाँ से आई है, क्रिकेट पश्चिम का खेल है, तो वहीं से आई है। तो अब समझिए, क्रिकेट फॉर्म में आ गया मतलब क्या है, अपने क्रिकेटर फॉर्म है, मतलब अपने बेस्ट शेप में है, अपने बेस्ट डिफिनीशन में है। तो ये वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे, तो हम लोग को लगता होगा कि इसके अलावा कहीं पे नहीं बोला जाता ये चीज कि भाई फॉर्म में। हम लोग भी क्रिकेट से सुन के ही सीखे हैं, किसी आदमी के बारे में रियल लाइफ में बोले "है, अभी पूरा फॉर्म में चल रहा है"। कोई आदमी गुस्सा आ जाता है, पूरा जो है ना ढन पटक करने लगता है, तो नहीं कहते हैं अरे चाची फॉर्म में आ गई है। तो तो यही चीज हो गया। तो दूसरी रियलिटी जो है, द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में आपने जाना कि चीजें फॉर्म में नहीं होती है, चीजें इम्परफेक्ट होती है। फिजिकल वर्ल्ड को किससे पहचाना जाता है, इम्परफेक्शन से। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। आपको विवाह के लिए चाहिए परफेक्ट पार्टनर, ठीक है, जिसमें कोई खामी नहीं हो। आपने सूची बना के रखी है कि इसमें ऐसा 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 होना चाहिए, वैसा आदमी धरती पर कोई नहीं होगा। और अगर होगा तो बेचारे का जो है ना, इस धरती से और विवाह से और रिश्तों से विश्वास उठ चुका होगा, एकदम 100% निश्चित रखिए। काहे कि जो भी आदमी
जीसस क्राइस्ट जैसा और महात्मा बुद्ध जैसा दिल का साफ और बढ़िया होता है ना, वो सब चीज छोड़ चुका होता है, क्योंकि दुनिया उसको मजबूर कर देती है छोड़ने पे, इतना बुरा करती है उसके साथ की। तो अगर वैसा आदमी है भी तो आपको मिलने से रहा, वो सिर्फ सन्यास का ही रास्ता पकड़ेगा और उसी को उसको वही ट्रू लगेगा। बाकी ये रिश्ते नाते सब बोलेगा कुछ नहीं है, ये सब फालतू चीज है, हमको नहीं जाना है भाई। इतना उसको डरा दिया होगा ना आदमी पहले ही, बेचारे के साथ गलत कर करके, बेचारा है बेचारी किसी के साथ, तो बोलेगा भाई छोड़ो हटाओ। तो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल रियलिटी को कैसे पहचानते हैं? इम्परफेक्शन से पहचानते हैं। जहाँ इम्परफेक्शन है वही फिजिकल रियलिटी है। कोई व्यक्ति आपको परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि तो परफेक्ट है एकदम सब चीज, इसका मतलब फेक है, नकली है, कुछ ना कुछ है। इम्परफेक्शन है तभी वो फिजिकल रियलिटी है, ठीक है, तभी वो फिजिकल वास्तविकता है। तो जिस व्यक्ति के साथ रहना है उसका क्या जानना है? तीन चीज जानना है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। चौथा आप संगति भी ले सकते हैं। ये चार चीज इसका जान गए और अच्छे से समझ गए, तभी निर्णय लीजिए कि किसके साथ विवाह करके रहना है, स्वयं से करना है या घर वाले जैसे भी कराए। जिंदगी तो आप ही का है ना, घर वाला करा दिया तो आप बोलिए कि नहीं हम क्या करें, घर वाला करा दिया, आप कुछ नहीं कीजिएगा लेकिन झेलना तो आपको पड़ेगा ना। तो ये चार चीजें पता होनी बहुत जरूरी है व्यक्ति की। किस्मत पे ये सब चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। हालांकि बाबा लोग बहुत बोलता है प्रवचन में, किस्मत पे छोड़ दो। किस्मत पे छोड़ने का नतीजा क्या होता है, काउंसलर लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग अच्छे से जानते हैं। तो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड को जाना हमने, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म को हमने जाना। तो अब देखिए क्या हो गया, दोनों चीज हम लोग जान लिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में लेकिन इसको समझिएगा। फिजिकल चेयर मतलब भौतिक दुनिया में जो चेयर है, तो ये कह रहा है ना कि दो रियलिटी, यानी रियलिटी का दो वर्सन है। एक वर्सन है जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, ठीक है, उसमें वहां हर चीज परफेक्ट है, एकदम कट टू कट परफेक्ट है, कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है, फ्लॉलेस है। तो उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। और फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमेशा आइडिया में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट ह्यूमन क्या हो सकता है? कोई भी परफेक्ट ह्यूमन जो होगा वो क्या होगा कि वो आइडिया है। परफेक्ट ह्यूमन का होना एक आइडिया है, वो रियलिटी नहीं हो सकता। रियलिटी में क्या होगा? इम्परफेक्शन होगा ही होगा। बहुत चीज आपको गुण मिल गया, बहुत चीज हो गया, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, कोई बुराई ना हो। कुछ ना कुछ कमी तो होगा, कुछ ना कुछ बुराई तो होगा ही। अब वो विकृति जो है, वो बुराई कैसी है, कितनी भीषण है, आप उसके साथ रह पाएंगे नहीं, आपको चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज पता होनी जरूरी होती है। तो अब क्या है कि फिजिकल जैसे मान लीजिए कोई चेयर की बात करें हम लोग, तो किस चेयर की बात कर रहे होंगे? हम चेयर खरीदने जाते हैं, तो माइंड में चेयर का क्या रहता है? फॉर्म रहता है ना, एकदम आइडियल चेयर खरीद के लाएंगे, ऐसा है। और मार्केट में चेयर का क्या रहता है? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है ना, फिजिकल चेयर रहता है, जो कि परफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म के हिसाब से जब सोचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार नहीं नहीं, ये जो चेयर है ना, ये इसका कलर जो जो ग्रे कलर का है ना, नहीं थोड़ा सा और कम ग्रे होना चाहिए था, एक शेड लाइटर होना चाहिए, चलो छोड़ दिया। तो जिसका माइंड बहुत आइडियलिस्टिक है, जो एकदम फॉर्म पे बेसिस रहता है, परफेक्शन पे जाता है, उसको ना मतलब चुनाव करने में चीजों का बहुत दिक्कत होता है। अब जैसे मेरा भी कुछ वैसा ही है कि मेरे पास जो चेयर या कुछ भी रहेगा या कोई भी जिससे भी हम दोस्ती करेंगे, तो इस मामले में दोस्ती और इनको मामले हम फ्रेंडली सबसे हैं, ठीक है, लगभग मित्रवत मेरा सबसे है, सबसे अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मित्र मेरे बहुत कम है। क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा चूजी हैं कि हम अपने इनर सर्किल में कितने लोगों को रखेंगे, बहुत कम लोगों को रखते हैं अपने इनर सर्किल में, एकदम मुट्ठी भर, समझिए 5 से भी कम, ऐसा हो जाता है। इतने मतलब कि इतने लोगों से मिलते हैं और इतनों से दोस्ती है फिर भी। तो वो जो है, तो क्या है कि हम चूजी हैं क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में मेरा डिसीजन मेकिंग फॉर्म से बहुत ज्यादा आता है, हम नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज भाई बहुत सारी चीजों में। तो अब मेरे इस आदमी अगर चेयर खरीदने गया तो वो क्या करेगा? मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक क्रूड सा एग्जाम्पल, ऐसा रियलिटी में कोई नहीं करता है, अगर कोई करता है तो बेवकूफ है, बुद्धि की कमी है उसमें। मान लीजिए कि मेरे ऐसा आदमी जो एकदम फॉर्म्स पे चलता है, ठीक है, एकदम वैसे है, अब उसको चेयर पसंद ही नहीं आ रहा है, सब में कुछ ना कुछ लग रहा है। अब चेयर का जो है ना नीचे पैर अगर चौकोर है तो उसको लग रहा है चौकोर क्यों है, ये थोड़ा इसका किनारे ये होगा, गोल होना चाहिए था ना, तब ना, सब कुछ ठीक है तो गोल अब होना चाहिए। अब उसके बाद गद्दा अच्छा नहीं लग रहा है अगर सब परफेक्ट है तो क्या होगा?
कि अगर उसको अपने फॉर्म के हिसाब से दिख जाएगी भाई परफेक्ट है, तो वो फटाक से ले लेगा बिना निगोशिएशन के। सीधा पूछे कितना दाम है, इतना बोलेगा उतना दे देगा, ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन फिजिकल चेयर जो है, एक चेयर है, तो चेयर का फॉर्म क्या होगा? चेयर का फॉर्म होगा चेयरनेस। क्यों? फिजिकल चेयर क्या है? इम्परफेक्ट है, और चेयर का फॉर्म क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल चेयर का जो इटर्नल फॉर्म होगा, इसको कहते हैं चेयरनेस। चेयरनेस कह देंगे इसको। ठीक है, चेयर होने का फॉर्म चेयरनेस, फेयर होने का फॉर्म फेयरनेस। ठीक है, कहते हैं ना मिल्की वाइट, दूध सी गोरी, एकदम गुलाबी वैसे। तो वो क्या कहेंगे उसको, कि इस तरीके का जो है, जैसे विमेन का ब्यूटी स्टैंडर्ड है वही गोरापन वाला, तो एकदम दूध सी गोरी है, तो हम लोग उसको क्या दिए? फेयरनेस। फेयरनेस एक फॉर्म हो गया। ठीक है, उसको हम लोग कह दिए फेयरनेस, ये फेयरनेस है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक तेल में एक टाल्कम पाउडर को सान दिया। ठीक है, जो पाउडर होता है ना, जैसे पॉन्ड्स पाउडर होता है, एक वाइल जैसा कुछ बेस बनाया, क्रीम टाइप के जैसा कुछ वाइल जैसा, उसमें जो है तेल को मिक्स करके जो है ना फेंट दिया, और उसको भर दिया कोई चीज में, ट्यूब में, और ऊपर लिख दिया फेयर एंड लवली, और बेच दिया बाजार में। लोगों ने क्या किया कि पाउडर तल सना हुआ तेल जो है चेहरे पे ऐसे करके स्मीयर कर लिया, मसल लिया, और चेहरा थोड़ा थोड़ा उजलापन हो गया, लोगों को लगा इंस्टेंट गोरापन हो गया। ठीक है, और जब पसीना आया तो जगह जगह से जब वो पाउडर लगा तेल जो है हटने लगा, तो फिर जो है ना जोकर जैसी शक्ल बन गई, या फिर पूछने से फेयर एंड लवली क्रीम का चिपक जाता है, और चेहरा का जो रुआं होता है ना, वो सबको जब उजला उजला कर देता है, तो देख कर कैसे करके लगता है ना आदमी भालू जैसा है। तो जैसे यति होता है ना, वन मानुस, हिम मानव, वैसे करके जो है लड़का लड़की देखने में लगता है। इसके चेहरा पे बाल है हल्का हल्का, और पूरा फेयर एंड लवली घस के आया। भाई आदमी का आंख भी तो तेज होता है ना, हंसी लग जाता है वैसे देख के। तो हम बचपन में जिसको भी फेयर एंड लवली लगाए देखते थे, मेरा हंसी छूट जाए कि हमको चेहरा का बाल वाल सब जो है ना ऐसे साफ साफ दिखाई देने लगे। तो क्या मतलब, आटा पूत के आया, ये आटा बेचता है ये लोग तेल सान करके। तो फेयरनेस जो है, फेयरनेस एक कंसेप्ट है। अब उस कंसेप्ट, उस फॉर्म को अचीव करने के लिए बहुत सारे बेढंगे और अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। ग्लूटाथियोन लोग खा लेते हैं ना। ग्लूटाथियोन एक ऐसा कैप्सूल है जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बंद कर देता है, बॉडी में कम कर देता है। अब इससे क्या होता है, एकदम जो है ना एकदम अंधकारमय जिसका है पूरा स्किन, एकदम पूरा डार्क है, कितना भी लाइट मारोगे तो भी अंधेरे रह जाएगा, उतना काला व्यक्ति अगर ग्लूटाथियोन अगर खाने लग जाए, तो साल भर में जो है ना वो गेहूं रंग के आसपास आ जाता है, एकदम ब्लैक, डीप ब्लैक आदमी। तो वैसी चीजें क्या हो रही है कि हो रहा है। हम लोग भी लोगों को देख रहे हैं, जैसे लड़कियों को खूब ग्लूटाथियोन खिलाया जाता है, शादी बचपन से सांवली, और शादी के टाइम पे आके गोरी हो गई। गोरी सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर गोरा हो गया, कैसे हो गया भाई? बाद में हमको पता चला अच्छा ग्लूटाथियोन खिलाता है डॉक्टर लोग। 3 महीना ग्लूटाथियोन खाइए और गोरे हो जाइए। हाँ, बाद में किडनी का बैंड बच जाए तो फिर वो मत भूलिए, काहे कि आपको गोरापन चाहिए था, आपको किडनी का हेल्थ नहीं चाहिए था, है ना? तो तो फेयरनेस को समझ गए हम लोग। जैसे फेयर होना एक आइडिया है, तो फेयरनेस क्या हो गया? एक फॉर्म हो गया। एक चेयर का परफेक्ट होना एक आइडिया है, तो वैसे चेयरनेस एक फॉर्म हो गया। हालांकि चेयरनेस कोई वर्ड नहीं है, लेकिन फॉर्म में इस तरीके के वर्ड यूज हो सकते हैं जो नॉनसेंस दिखाई दे, इसीलिए हम चेयरनेस वर्ड यूज किए। चेयरनेस अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। फिजिकल चेयर क्या है? जो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है वो इम्परफेक्ट है, तो कहीं तो होगा काल्पनिक दुनिया में जहां परफेक्ट होगा। तो चेयर के परफेक्ट होने के आइडिया को हम लोग चेयरनेस कह देंगे, है ना? कुर्सी के परफेक्ट होने के आइडिया को कुर्सीपन कह देंगे। कुर्सी के परफेक्ट होने के आइडिया को कुर्सीपन कह देंगे। अब ये जो नाम है, ये किसके? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के मुताबिक नेमिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम एक राइटर है, तो मेरी कल्पना अलग कह रही है। मेरी मतलब निजी बात हम कह रहे हैं, मेरी निजी कल्पना ये कह रही है कि कुर्सीपन का अर्थ ये होना चाहिए, कुर्सी के प्रति लालच। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में हम भी है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के लोगों से मिलते हैं, और यूजुअली आप मिलेंगे, तो कई बार मिलके ऐसा लगेगा ना कि आदमी कुर्सी पे नहीं बैठा है, कुर्सी ही आदमी पे बैठा है। आदमी कुर्सी को सुशोभित नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी पहचान सिर्फ कुर्सी से है। अगर इस कुर्सी इसके पास नहीं होते ना, तो एक कुत्ता भी नहीं पूछता उसको, इतने घटिया व्यक्तित्व का मालिक है। ना उसको बोलने का कला है, ना संस्कार है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है, कोई चार भाई नहीं। और किसी किसी आदमी से मिलेगा तो इतना लगेगा माई डियर आदमी है, भाई साहब ये तो क्या आदमी है। तो आपको आदमी याद रह जाएगा, कुर्सी नहीं याद रह जाएगा। आप वहां पे सर सर नहीं करेगा, आपको एकदम दोस्त जैसा फील होगा।
तो होना ये चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए ना कि उससे उसकी पहचान हो, ना कि उसके पद से पहचान हो कि हाँ भाई पद पे है ये वो। तो तुम्हारी पहचान कुर्सी तक रहेगी तो कुर्सी से उतरोगे तो बस यही हो जाएगा, लोग मजबूरी में तुमको वो चीज करना है। तो तुम कुर्सी पे नहीं बैठे हो, कुर्सी तुम्हारे ऊपर बैठी है, तो उसी को कहते हैं कुर्सीपन। ठीक है, कुर्सी के प्रति वो चिपका हुआ है क्योंकि जानता है कि हमको जीवन में जो भी मिलता है इसी कुर्सी के बदौलत मिलता है, अदरवाइज हमको नहीं मिल सकता है। मेरे में वो योग्यता नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें, प्रेम करें, मेरी बात को माने, है ना, वो रिस्पेक्ट करे, वैसा व्यवहार नहीं दे। तो विजेता वही व्यक्ति है जिसको ये सब बिना पद पाए प्राप्त हो जाता है लोगों से। तो इसको जो है ना, उस आइडिया को हम कुर्सीपन कहेंगे। अगर हम लिखा गया कि भाई उस व्यक्ति में कुर्सीपन है, तो वो एक निगेटिव आइडिया हो गया कि भाई कुर्सी के प्रति ना एकदम क्लींज्ड है पूरा, वो बार बार यही याद रखता है कि हम फलना अधिकारी हैं। एकदम चलेगा भी तो चलते टाइम पे उसको याद रहता है हम फलना अधिकारी हैं। घर के लोगों से भी बात कर रहा है तो उसको याद रहता है हम फलना अधिकारी हैं, है ना, ससुराल भी आता है तो याद रहता है हम फलना अधिकारी हैं। तो कितना घटिया बेकार आदमी होगा। मतलब अधिकारी ठीक है, आप 10 से 3 हो, 10 से 4 हो, बस हो गया, वही ना ऑफिसर हो। मेरे घर में बड़े बड़े ऑफिसर है। अब मेरे खुद के एक अपने बड़े पापा जो है सिविल सर्वेंट, ठीक है, और सिविल सर्वेंट के आगे पूरा दुनिया जो है नाक रगड़ता है, तो सब गुलामी खटते रहता है, और हम वैसा ही एकदम क्या बोले आदमी। तो जो है हम डायरेक्ट बात करें, हमको कोई लाम बाग कोई खौफ कुछ नहीं किसी के सामने बड़े बाबा को कुछ भी बोलने का। और कोई बोले उनके सामने ही बोल दे कि यार इतना बड़ा आदमी है, तो हम बोले कि अधिकारी होंगे अपने ऑफिस में ना, घरों में अधिकारी हैं क्या? साफ उनके मुंह पे सबके सामने में बोल देते घरों में अधिकारी हैं, घर में मेरे बड़े पापा हैं। मैं चाहता हूँ वैसे बात करेंगे। अब उनको बड़ा ये लगे, उनको लगा कि ना जो चापलूस वाला ट्रीटमेंट जो है बाहर लोगों को मिलता है, वही ट्रीटमेंट जो है मतलब बाहर के लोगों से मिलता है, वही ट्रीटमेंट घर का भी लोग हमको करे। वो घर का लोग माई फूट अधिकारी होंगे आप ऑफिस में, हम लोग नहीं करेंगे वो ट्रीटमेंट। आप चाचा, हम चाचा के हिसाब से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। आप गलत बोलेंगे तो हाँ हाँ चाचा आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करो। किसी का बोली नहीं खुले उनके सामने में, और सब कहे कि बहुत गट्स है इसको। पापा के सामने किसी का बोली नहीं खुलता है। आरजेडी का आदमी सबको जो है देते हैं एकदम पूरा गुंडा सबको बांस करके, वो लोग आकर के बदमाशी नहीं दिखा पाता है, और ये एकदम खुलेआम ऐसे बोल्ड आवाज में बात करेगा। तो क्या हो गया कि वो जो कुर्सीपन है, ठीक है, कंसेप्ट जो होता है, देखिए कंसेप्ट वर्ड का क्या है ना कि कौन से वर्ड का कहाँ किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना। हम क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, हम क्यों अपने पर्सनल लाइफ से आपको चीजें बता रहे हैं, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, डिफरेंशिएट करना शब्दों का परिप्रेक्ष्य। क्योंकि रियल लाइफ में भी ना एक शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग है, हम उस शब्द को किस मीनिंग से बोल रहे हैं नहीं पता। विज्ञान है ना, विज्ञान, विज्ञान शब्द का मीनिंग आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइंस, ठीक है, हम लोगों ने साइंस पढ़ा, हम लोग जानते हैं साइंस को विज्ञान कहते हैं। अब साइंस पढ़ने के बाद आप रिलीजन में जाइएगा, ठीक है, अध्यात्म में जाइएगा, अगर आध्यात्मिक किताबों को पढ़िएगा वहां पे भी आपको विज्ञान शब्द मिलेगा। तो आप उसका क्या अर्थ समझिएगा, वही अर्थ समझिएगा जो आपने यहाँ साइंस में समझा है। लेकिन आध्यात्मिक सेंस में जो विज्ञान शब्द यूज हुआ है ना, उसका अर्थ अलग है, उसका साइंस साइंस मतलब नहीं है। और आदमी क्या कर दिया, इसको मिला दिया, बोल रहा है कि अध्यात्म में भी विज्ञान का जिक्र है, ठीक है, अध्यात्म में विज्ञान है। भाई ये वाला विज्ञान अलग है, ये वाला विज्ञान अलग है। जैसे शुभम हमारे क्लास में एक है, तो दुनिया के सारे शुभम एक हैं क्या? नहीं है। तो बस वही वाली चीज है। तो जब हम लोग जिस कंसेप्ट को, जिस चीज को जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो माइंड क्या होता है, मेमोरी क्या करती है, स्लिप करती है इस बात से कि हम जो जान रहे हैं बस तुरंत उस मीनिंग पे पहुंच जाए। लेकिन नहीं, ठहरो, जरा रुको, और देखोगे किस वर्ड का किस जगह पे क्या इस्तेमाल कर किया गया है। फॉर्म का जो है फिलॉसफी में कुछ और मीनिंग है, अंग्रेजी में कुछ और मीनिंग है, फैशन में कुछ और मीनिंग है, इंजीनियरिंग में कुछ और मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना होगा। इसीलिए होता ये है कि कई बार लोग ना, जैसे हम लोग के फिलोसफी और साइकोलॉजी के पेपर में लोग आके एग्जाम लिख देते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन सही बनाए हैं क्योंकि आप उस शब्द का अर्थ फिलोसफी और साइकोलॉजी के सेंस में नहीं जानते हो, आप कॉमन भाषा के सेंस में जानते हो, ईगो का अर्थ कॉमन भाषा के सेंस में जानते हो, ठीक है। तो आपको लगा कि हाँ मैं समझ में आ गया, और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो हमने बना दिया। क्वेश्चन बनाने वाला भी चालू है, उसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि इसमें आदमी फंस जाए अगर वो उसका ट्रू डेफिनेशन नहीं जान रहा है, उस फील्ड में उसका डेफिनेशन नहीं जान रहा है, तो वो उसमें फंस जाएगा। और एक ऑप्शन दिया है, लगेगा कि आदमी कॉन्फिडेंस में आएगा। बहुत सारा ऐसा बच्चा को देख रहे हैं 8 8 बार 10 10 बार नेट का एग्जाम दे रहा है, हर बार ठोक क्या था, इस बार तो मेरा हो जाएगा, इस बार मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सबनेट में कौन से एरिया से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, ऐसे वैसे,
ये सब ट्रैप है इसका, हिडन ट्रैप है, जो कि बहुत जरूरी है। तो पहचानिए कि किस शब्द का अर्थ का, अध्यात्म में विज्ञान का अर्थ कुछ और है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जब किसी ने साइंस का ट्रांसलेशन हिंदी में किया तो उसकी जगह विज्ञान शब्द का यूज कर दिया, तो वही हो गया। एटीट्यूड एक बात ले लीजिए, हम लोग के साइकोलॉजी में एटीट्यूड अलग चीज है, और बिग बॉस देखने वालों में और टीवी देखने वाले बॉलीवुड देखने वालों में बोलेगा एटीट्यूड है। अब हमको कोई भी बोले ना हमेशा कि इस लड़के में, लड़कियों का हमेशा से यही प्रॉब्लम कि इस लड़के में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, चाहे मेरी कलीग हो या दोस्त हो या दोस्त से ज्यादा जो भी हो, तो इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा वो चीज है। तो बोले एटीट्यूड का कोई बात नहीं, हम सीधा आदमी है, हम काम से काम रखते हैं, काम से काम करते हैं, हमको मतलब नहीं होगा तो हम बेमतलब का नहीं जाएंगे आपसे पूछने की क्या हाल चाल है ना, खाना खाई हो कि नहीं, वो लेट से आ गया, हमको क्या मतलब है उससे, हम गए अपना काम किया आगे। हम जब ऑफिस ज्वाइन किए थे ना, तो बड़ा अजीब सा अनुभव था, लड़कियों ने मेरा कंप्लेन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये बात नहीं करता, 1 साल हो गया था हमको ऑफिस ज्वाइन किए हुए और हम किसी से बात नहीं किए थे, और सब मेरे ही डिपार्टमेंट के थे। तो क्यों नहीं बात की, तो हमको सर बुलाए तो बोले कि आपका कंप्लेन आया है। तो लड़कियों से हम भी शौक, लड़कियों से मेरा कंप्लेन कैसे आ सकता है, हम ऐसा क्या कर दिए। तो फिर बोलते हैं क्या, मतलब जो कलीग्स थी साथ में, सर बोलते हैं कि आप इन लोग से बात नहीं करते हैं। तो मुझे सर नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी मौका नहीं लगा, जो कि बात सही थी, कभी मौका हमको लगा ही नहीं, जब मौका नहीं लगा तो कैसे बात करेगा आदमी, झूठों का नहीं है ना जाएगा किसी को खोदने या अथी करने के लिए, हाँ आप क्या है कैसे हैं, चाटने के लिए माथा उसका। तो नहीं मौका लगा तो हम बात नहीं किए। तो हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा, इस चीज के कारण से लोग हमको समझता है कि ये बहुत एटीट्यूड वाला और बहुत घमंडी आदमी है ना, अपना काम करता है, आता जाता है, टोकता बजाता तक नहीं है। हमको टोका तो भाई राम राम। अब ऑब्वियस बात है ना कि किसी लड़की या स्त्री को हम क्यों टोकेंगे जाके, कोई लड़का होता था हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया राम राम। तो लड़कों में ये बात बिल्कुल नहीं है, सारे लड़के जानते हैं कि भाई एकदम दिलदार आदमी है, लेकिन सारी लड़कियों और स्त्रियों में है कि बहुत एटीट्यूड वाला आदमी है, क्योंकि मे भी उनको सब लड़के जाके हाय लो करते होंगे। तो फिर बोले कि बात नहीं करते हैं, बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बात तो कर ही सकते हैं, हम सर के सामने ही सबको बोल दिया हाय हेलो, सबसे हाथ मिला लिए, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, ऐसे वैसे, नाम तो जान ही रहते हैं, ठीक है हाँ ऐसे वैसे, ठीक है। उसके बाद फिर कभी कभी टोक बजा होने लगा, बात होने लगा, सबसे दोस्ती हो गया बढ़िया सबसे। तो ये जो है ना, ये एटीट्यूड वर्ड एक हम लोग देखें। अब हमको कोई एटीट्यूड वर्ड बोलता है ना, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम थोड़ा देर के लिए ना चेहरा देखते हैं कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है, फिर हमको समझ में आता है नहीं अगला साइकोलॉजी का स्टूडेंट थोड़ी ना है। इसके लिए एटीट्यूड का मतलब है कि आप समझ ही रहे हैं, घमंड, वो ऐसे वे में है ना, अपने इसमें रहता है, ईगो में रहता है, वैसे करके। हमको दो चीज दुनिया में सबसे ज्यादा सुनने के लिए मिला है, एक कि बंदे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, दूसरा इसमें ईगो बहुत ज्यादा है। और हम इस चीज का गारंटी लेते हैं कि दोनों चीज मेरे में जीरो है। ईगो कभी कभी आ जाता है ना, 0 से 1 हो जाता है, 1 से ज्यादा, फिर 1 से वापस हम 0 कर लेते हैं अपने आप को शांत करके। तो ये चीज हमने देखा। हमारे साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब क्या है, हमारे साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब है मनोवृत्ति। वृत्ति क्या होती है, वृत्ति एक शब्द है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा देख समझ लेते हैं। वृत्त, जैसे एक वृत्त हुआ, एक सर्किल, वृत्त का मतलब क्या होता है, सर्किल। तो वृत्ति का मतलब क्या है, सर्किल में घूमने का बिहेवियर, ठीक है, सर्किल में घूमना, मनोवृत्ति। अब जैसे समाज के प्रति मेरी मनोवृत्ति मनोवृत्ति बहुत निगेटिव है, ठीक है, एक्चुअली में हम मतलब एंटी सोशल तो हम नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन असोशल तो हम जरूर हो गए हैं। क्योंकि हमको ना गुस्सा आता है समाज को देख करके, भीतर में हमको ये लगता है कि क्या ये लोग ना एकदम घटिया है, एकदम डस्टबिन है, कमोड है, इस तरह का हमको फीलिंग आता है समाज को देख करके और लोगों को देख करके, उनके सिस्टम को देख करके, कि मतलब क्या करता है हमको समझ में ही नहीं आता। जहाँ घूस लेना फेयर हो गया, जहाँ धोखा देना फेयर हो गया, कुछ भी बोल दिए और बात पे नहीं रहे और थोड़ा सा शर्म भी नहीं लगा, वो फेयर हो गया। तो ऑब्वियस है मेरे से आदमी को तो लगेगा भाई न उधो का लेना न माधो का देना, इसीलिए अपना सर्किल जो है 4-5 चुनिंदा लोगों में छोटा है और उसी से मतलब है, और वो सब दिन अपना रहेगा। तो वृत्ति क्या है, सर्किल में घूम रहा है, ऐसे हमारी सोच है। इसको देखिए ऐसे थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको समझाते हैं मैथ का उपयोग करके, साइकोलॉजी में मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, ज्योमेट्री, ठीक है। ये यहां से यहां तक मेरा सोच का रेंज है, ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, मेरा सोच यहां तक जा सकता है, ठीक है, यहीं तक जा सकता है और सब दिशा में घूम सकता है, मतलब यहां से घूमना चालू किया, क्या बन गया, एक सर्किल बन गया। तो मेरे सोच की सीमा जो एक सर्किल के अंदर बन गई, अगर सोच की सीमा हम बढ़ा देंगे तो सर्किल का आकार भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे सोच है, ठीक है, सोच का कैपेसिटी ऐसे करके इस लेंथ से है,
अब उसका डायरेक्शन भी होगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो आपकी सोच की सीमा, और किस किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में इसका सोच घूम सकता है, उसी को कहते हैं मनोवृत्ति। जैसे मेरा मनोवृत्ति समाज के प्रति हाईली निगेटिव है, काहे कि हम बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है। भाई जीवन में अकेले रह जाएंगे, ठीक है, हमको कोई डर नहीं है, न कुंवारे रहने का डर है, न माता पिता या ये वो कुछ भी है, कोई हमको छोड़ दे भगा दे, हमको कोई डर नहीं है। हमसे ये चीज नहीं होगा कि जो चीजें गलत है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीजें हम नहीं करेंगे। हाँ, माफी भी हम कर सकते हैं, लोगों को माफ कर देंगे, भैया ठीक है तुमको नहीं रहना, लेकिन हम अपने आइडियल्स और कुछ चीजों से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म वाली बात। या आइडियल वर्ल्ड में कुछ चीजों में तो भाई हमको फॉर्म चाहिए, बाकी चीजों में हम ठीक है, बाकी जितना गलत कर लो कोई बात नहीं, तुम कर लो कोई बात नहीं, हमको करने को मजबूर मत करो। जहां तुमने हमको करने के मजबूर किया तब दिक्कत हो जाती है। बाकी तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम सब चिल है। तो हमसे मेरा कर्म ना खराब कराओ ना दुनियादारी के नाम पे, ऐसे वैसे झूठ मत बुलवाओ हमसे। तो ये सब चीजें हमको दिक्कत है। कोई पूछ ले अगर हमसे, ठीक है, कि किसी का मतलब लड़की का फादर पूछ ले, वो कोचिंग में अगर आ रहा है तो, कि मेरी बेटी आती है आपके पास पढ़ने के लिए, कहीं इसका कुछ ऐसे वैसे तो नहीं। अब पूछ ले तो बड़ा खतरनाक बात है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि और भी कोई टीचर रहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम रहेंगे हाँ बोल दे हम रहेंगे बोल देंगे हाँ ऐसा बात है। तो आपको कैसे लगा? ऐसे 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 जितना बार देखें उतना बार हम बोल देंगे, 1 टका झूठ नहीं, बाकी जो होना है हो जाए। तो क्या है कि ये तो दिक्कत वाली चीज है। अब देखो, इस सर्किल के अंदर आप घूमोगे, इस एरिया के अंदर घूमोगे, थोड़ा सा हम असोशल हैं, तो हम क्या करेंगे कि मेरा सोच यहाँ तक जाएगी, भाई सोसाइटी बहुत भद्दा और फालतू वाला चीज है, बहुत मजबूर लोगों की चीज है। यहाँ लोगों के पास ना हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है कि भाई जो सही है जो जैसा है उसको कर दो, और फिर जो कंसिक्वेंसेज है उसको भी ग्रेसफुली झेलोगे। हाँ भाई हमने सच बोला, तो कंसिक्वेंसेज जो तकलीफ हुआ जो हुआ उसको झेल रहे हैं, सच से समझौता नहीं किया या फिर कुछ कर दिया। अब सोसाइटी यहाँ से यहाँ तक मेरे सोसाइटी के प्रति मेरे सोच में कचरा भरा हुआ है, ठीक है, घृणा भरी हुई है, मान लीजिए एक चीज कह रहे हैं, एकदम एकदम घटिया सोसाइटी के लिए हिसाब से हम आदमी है। तो अब जो ये मेरा सोच घूमेगा, मेरी मनोवृत्ति घूमेगी समाज के बारे में, इसी सर्किल के अंदर घूमेगी, किसी भी डायरेक्शन में जाए, है ना, तो समाज के प्रति मेरा पहला क्या दृष्टिकोण होगा? पहला दृष्टिकोण है वह समाज का ऐसे का तैसे, एकदम पूरा का पूरा जो है ना ये बना हुआ है। समाज को बस ये चाहिए कि इज्जत, और ये वो समाज को ये चाहिए अपने आप को बड़ा फील कराना है। भाई तुम देखो तुमसे बड़ा बहुत लोग है, क्या अपने आप को बड़ा फील करने के पीछे लगे हुए हो, या हमको ईगो प्रूव करना है? ये बहुत लोग तुमसे बड़ा, कितना बड़ा हो जाओगे, जितना बड़ा हो जाओगे फिर ऊपर देखोगे तो देखोगे बहुत छोटे हैं, तो बहुत बड़ा लोग है यार। आप कितनी भी बड़ी मछली बन जाइए ना, आपको पता चल जाएगा आपसे बड़ी मछली है और बहुत है, तो फिर क्या पॉइंट है खुद को बड़ी मछली प्रूव करने का? छोटा सैंपल साइज लोगों को दिखाओगे जाके चमक के ऐसे वैसे ये वो इतने बड़े बन गए। तो इस सर्किल के अंदर हम घूमेंगे, इसी सर्किल को, इसी इस सर्किल के अंदर घूमना और कैद होना कहलाता है वृत्ति। इसी में जोड़ दीजिए मनोवृत्ति, ये बन गया मेरा एप्टीट्यूड, सोशल एप्टीट्यूड। सोशल एप्टीट्यूड मेरा क्या हो गया? एसोशल हो गया। हम अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, इसीलिए कहा कि आप लोग किसी को बोल देते हो बुरा लग जाए। और एग्जाम्पल में क्या होता है, हम लोग फॉर्म बताते हैं, एक्सट्रीम बताते हैं, रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रियलिटी इम्परफेक्ट होता है। हम असोशल भी है, एंटी सोशल भी है, लेकिन इतना नहीं है इतना बता रहे हैं आपको, क्योंकि फॉर्म्स में हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मनोवृत्ति एटीट्यूड को, तो हम लोग के लिए मनोवृत्ति और एटीट्यूड क्या है, ये एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है साइकोलॉजी के लोगों के लिए। पर उधर आप देखिए, एटीट्यूड इसको कहते हैं, उसको हिंदी में वो लोग मनोवृत्ति भी नहीं कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे, उसको ईगो कहेंगे। हमारे लिए ईगो क्या है? साइकोलॉजी में जैसे ईगो है, ईगो भी बहुत अलग चीज है। ईगो की तो पूजा करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि आईडी और सुपर ईगो के बीच में आता है ये, यानी कि नॉर्मलसी वाली चीज है, ये तो दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो ईगो तो होना ही चाहिए, आदमी का ईगो स्ट्रांग होना चाहिए। अब साइकोलॉजिस्ट अगर कहेगा, मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट है, जैसे अपने वहां पे विवेक सर है, विवेक सर क्लास में कह रहे हैं, क्लिनिकल के क्लास में, इस व्यक्ति का जो है ना ईगो बाउंड्री खराब हो गया, इसका ईगो स्ट्रांग नहीं है। विवेक सर क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ईगो बाउंड्री खराब हो गई। हमको बड़ा मलाल है विवेक सर का हम क्लास नहीं कर पाए, फुर्सत अगर मिलेगा ना जाके डिपार्टमेंट में घुस के कर लेंगे हम। ईगो बाउंड्री खराब हो गई, ठीक है। दूसरा चीज, ईगो नहीं हो है व्यक्ति में, मतलब ईगो नहीं है नहीं कह सकते, ईगो बाउंड्री खराब हो गई और ईगो का नुकसान हो गया।
ईगो वापस लाना होगा। ये 3 स्टेटमेंट कहा, वापस लाना होगा। ये सब लिखेंगे सर? नहीं नहीं, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आप लोग को, लिख करके ऐसे करके तीनों पे जिक्र करेंगे। तो ये 3 स्टेटमेंट है। ईगो बाउंड्री खराब हो गई, ईगो का नुकसान, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसका क्या अर्थ हो गया? मतलब ईगो बाउंड्री खराब हो गई, मतलब सुपर ईगो और ईड, इसके बीच में ईगो है, ईगो की बाउंड्री खराब हो गई, ईड और ईगो मिल जा रहा है, ये सुपर ईगो और ईगो मिल जा रहा है। तो इससे क्या होगा? जिसका ईड और ईगो मिलने लगा, ईगो की बाउंड्री खराब हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? सही गलत नहीं दिखेगा, तोड़फोड़ करने लग जाएगा, है ना, हिंसा करने लग जाएगा, लोगों को मारने लग जाएगा, ये करने लग जाएगा, आतंकवादी जैसा बन जाएगा, एक्सट्रीम वर्सन में चला जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका ईड जो है, ईड यानी एनिमल सेल्फ, जानवर वाली वो चीज जिसको मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो उस पर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एकदम पूरा ईड को जो सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है आगे बढ़ जाएगा। सुपर ईगो में क्या होगा? सुपर ईगो में क्या होगा कि अपना जिंदगी बर्बाद कर लेगा, ठीक है, और हाइपर मोरालिटी की तरफ बढ़ेगा, ये सही है तो ये करना चाहिए। और ईगो क्या करेगा? हमेशा रैशनल डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई लड़का है, किसी स्त्री के साथ जो है ना वादा किया, 8 साल 10 साल उसके साथ रहा, और उसके बाद जो है ना 10 साल रहने के बाद उसको याद आया कि अरे मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी माँ नहीं मानेगी, तो मैं तो आदर्श माँ के रामचंद्र जैसा बेटा हूं ना, तो धर्म ये कहता है कि मैं रामचंद्र जैसा बनूं। अरे धर्म, चाप तुमको सड़क पे जाके चप्पल मारना चाहिए तुम्हारा ऐसे धर्म को। क्यों? क्यों? तुमने हेल्दी ईगो बाउंड्री को क्रॉस करके तुम सुपर ईगो के जोन में चले गए, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो उस सेंस ऑफ जो है ना हाइपर मोरालिटी को, वो चीज पूरा करने के लिए कि भाई इसी सुपर ईगो में जाके हिंसा भी करते हैं लोग, धार्मिक हिंसाएं, नए धर्म की रक्षा के लिए, ये वो। सुपर ईगो भी क्राइम कराता है, इड भी क्राइम कराता है, हेल्दी आपको कौन रखता है? ईगो। तो इस हेल्थ वाले जोन के, इसको रैशनल जो है, रैशनल माइंड जिसको कहते हैं, ठीक है, ये रैशनल माइंड, ये एनिमल माइंड, और ये हाइपर मोरल। मोरालिटी ठीक है, हाइपर मोरालिटी जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप सोचते नहीं है ना फिर एक वे में जा करके जो एकदम ऐसे वैसे। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसने क्या बिगाड़ा था आपका? ठीक है, आप तो एकदम चले गए रामचंद्र, तब याद नहीं आया जब उसके साथ 10 साल से थे। तो ये जो नॉर्मल केसेस में और डिसीजन मेकिंग में हम लोग को दिखता है, अपने को कहाँ रहना है? ईगो पे रहना है। तो सर ने क्या कहा? ईगो वापिस लाना होगा। ठीक है, गलत कहा? नहीं कहा। तभी जा करके जो है ना व्यक्ति सही होगा, यानी उसको रैशनल माइंड में ले जाना होगा। फिर कि सर ने कहा कि उसके ईगो का नुकसान हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ? ईगो बाउंड्री खराब हो गई, वो आईडी के जोन में चला गया, सुपर ईगो के जोन में चला गया। तीसरी चीज, सर ने ईगो बाउंड्री जो खराब हो गई, ये भी वही बात है, लेकिन ये जो 3 बातें थे, सर जो पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे, बाहर बैठा एक वॉचमैन, ठीक है, एक दरबान जो गेट के पास बैठा रहता, वो बैठ के सारी बातें सुन रहा था। दरबान ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, दरबान को ये नहीं पता है कि ईगो क्या मतलब, लेकिन दरबान को ही पता है कि बच्चा जो है ना विवेक सर का फैन है क्लिनिकल में। वो जानता है कि इतने गजब ढंग से वो पढ़ाते हैं ना क्लिनिकल की, एकदम मजा आ जाए, एकदम याद रह जाए। वैसे हम, आप लोग को वैसे हम क्लिनिकल तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसको क्लिनिकल को वैसे वही आदमी पढ़ा सकता है ना जो उसको जिया हो और वो प्रॉपर रहा हो। तो हम कोशिश करेंगे जब क्लिनिकल का पार्ट हो ना, विवेक सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर 5-6 दिन पढ़ा दीजिए। अगर सर मान गए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी हम लोगों की, हम भी साथ में पढ़ लिया करेंगे। तो ऐसा केस है, वॉचमैन जान रहा है कि भाई जबरदस्त टीचर है, वॉचमैन भी सुन रहा है बाहर बैठ करके, सोच रहा है हमको भी कुछ ज्ञान हो जाएगा साइकोलॉजी का, ठीक है, डिपार्टमेंट में है तो। अब वॉचमैन को क्या ज्ञान हो रहा है ये सुनिए। वॉचमैन ये कह रहा है कि ईगो का नुकसान हो गया, आदमी का ईगो का नुकसान नहीं हो चाहिए। वॉचमैन क्या समझेगा इससे? ठीक है, अब वॉचमैन ये सुन रहा है कि सर कह रहे हैं ईगो वापस लाना होगा, तो वॉचमैन क्या समझेगा इससे? वो ये समझेगा कि ईगो बाउंड्री खराब हो रही है। बाहर बैठा वॉचमैन क्या समझेगा इससे? नॉन साइकोलॉजी वाला, आप समझ पा रहे हैं ना क्या समझेगा? उल्टा अर्थ निकालेगा कि भाई ईगो ने नुकसान होना चाहिए, अहंकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी होते हैं, बहुत पावर देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है अंदर में, ईगो रहने से मजबूत रहता है। तो नॉन साइकोलॉजिक बैकग्राउंड के लोग जब ऐसी चीजों को सुन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके ऊपर व्याख्या करने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ज्ञान देने लगते हैं, तो इससे यही सब नुकसान होता है। समाज में ये चीज चल जाता है कि स्ट्रेंथ का जो आधार है ना, व्यक्ति के स्ट्रेंथ का आधार ईगो होता है, ईगो मतलब अहंकार है। नहीं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने ये वाली ईगो की बात की थी दोस्त, तुम्हारा वाला ईगो अलग है, उससे चीजें खराब हो जाती है। ठीक है,
वो तुमको फेक वो चीज कोशिश देता है। तुमको लगता है कि नहीं ईगो मजबूत होगा तो वो स्ट्रांग आदमी है, आदमी एकदम बुलेट चल रहा है, मुंह तान के चल रहा है, एकदम ऐसे बात कर रहा है तो बहुत दबंग आदमी है, ईगो है इसमें, इसमें दम है। दम क्या रहेगा, खोखला आदमी है वो। दम तो भगवान बुद्ध में था ना। वो सामने डाकू खड़ा था, एकदम मौत खड़ी थी और वो सीधा बोले कि भाई हम तो रुक गए, तू कब रुकेगा। अगला डाकू हैंग हो गया, बोला प्रभु रुक गए अब। तो चलो, ये चीज हम लोगों ने देखा। दो चीजें कि टर्म्स, अब टर्म्स क्यों पढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग फिलोसफी और साइकोलॉजी से चीजों में पढ़ते हैं ना, तो कॉमन चीजों का टर्म हम लोगों में बहुत ज्यादा बदल जाता है। अभी तो हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा है, प्लेटो के आगे और भी पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि वहां भी कई सारे टर्म्स हम लोग को ऐसे मिल रहे हैं। हमेशा जो है ना, जब भी ये टर्म्स देखिए पढ़िए सुनिए, ठीक है, चाहे रियल वर्ल्ड में यूज हो या कुछ भी हो, तो हम जैसे बोले ना, कोई हमको एटीट्यूड अगर बोलता था तो मेरा कान खड़ा होता था, हम 1 मिनट के लिए देखते थे कि ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। तो फिर जब समझ जाते थे तो अच्छा ये थोड़ी ना साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, लेकिन हम अलर्ट होते थे, समझे। उसी अलर्टनेस की जरूरत है हम सबों को। जब जब फॉर्म वर्ड सुने, है ना, जब जब ईगो वर्ड सुने, हो सकता है व्यक्ति फिलोसफी के बैकग्राउंड का हो, वो उस सेंस में बोल रहा हो, तो ये भी चीज है। तो ये ना, ये अलार्म अपने अंदर जिंदा रखिएगा, ठीक है, जब ऐसे ऐसे शब्द जिनके कई सारे अर्थ हैं, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है आदमी का, इसी के कारण डिसीजन मेकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सब होता है। तो अब जो है ना, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन को जो है ना फॉर्म कैसे पता चलता है हम लोग को फॉर्म के बारे में। क्यों, क्योंकि फॉर्म जो है फिक्स है, तो उससे हम लोगों ने जाना। अब जो है ना, फॉर्म में से कुछ फॉर्म्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। ये देख लीजिए, फॉर्म्स के जो एग्जाम्पल है उसमें से एक है जस्टिस, एक जो एग्जाम्पल है, एक है गुडनेस, और एक जो एग्जाम्पल है ब्यूटी। अब ब्यूटी को साइंटिफिकली फॉर्म तो नहीं कहा जा सकता है, फिलोसफिकली लोग फॉर्म कहते थे, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इनमें से कौन फॉर्म है लिखा होगा और उसमें सिर्फ एक ब्यूटी होगा, तो आप मार दीजिएगा कि हाँ ब्यूटी फॉर्म है, समझे, सारे ऑप्शन को देखने के बाद। लेकिन अगर ब्यूटी के अलावा कोई और है जो कि एक ही कोई फॉर्म होगा इनमें से कोई एक, या फिर पूछेगा कि इनमें से कौन कौन फॉर्म है, फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ वर्ल्ड सर ऑफ टी फॉर्म। लिखे हैं कि एफ लिखे हैं JUS के बाद? जस्टिस टी है वो, टी, ठीक है, जस्टिस, गुडनेस, ब्यूटी। तो क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि फिलोसफी में लोग ब्यूटी को भी फॉर्म कह रहे हैं, लेकिन आप ब्यूटी के ऊपर सोचिए तो ब्यूटी भी समय के साथ चेंज हो जाती है। इवन जस्टिस, जस्टिस भी समय के साथ चेंज हो जाता है। जैसे मैच में सट्टा लगाना एक अपराध था, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबले, कई सारे क्रिकेटर का क्या हो गया, जिंदगी खराब हो गया, जेल काटना पड़ गया इसके कारण, ठीक है, कि मैच में सट्टा लगाया था वो लोग। तो सट्टा लगाने से क्या होता है, जब सट्टा लगाया जाता है और क्रिकेटर को बताया जाता है कि देखो बाबू, तुम्हारे एक बॉल पे 10 करोड़ का सट्टा है, तो तुम हमको हरवा मत देना, जितवा दो, 2 करोड़ तुमको भी दे देंगे, तो क्रिकेटर भी वैसा ही काम करता है। उसके बाद क्या हुआ, माननीय जो है हमारे अभी वर्तमान की सरकार, उन्होंने बोला कि बढ़िया है ना, अगर सट्टा लगा रहा है तो लगाने दो। तो अपराध की श्रेणी में था, पहले तुम जो है उसको पकड़ के जेल में डालते थे, अब जेल में नहीं डालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें से टैक्स लगा देंगे। सट्टा लगाना है लगाओ, लाइसेंस लो, ठीक है, सट्टेबाजी करो, जुआ खेलो, लेकिन लाइसेंस लो और हमको टैक्स का पैसा दो। क्योंकि पुलिस तो ऐसे भी जो है मिल करके पुलिस कमा ही रही है, ब्लैक मनी के रूप में वो पैसा जा ही रहा है, तो हमारे खजाने में क्यों ना आए। तो अगर चोर चोरी कर रहा है तो सरकार क्यों ना चोरी करे, ठीक है। तो उसने क्या किया, सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया। अब जुआ खेलना जो है, हमको लगता है दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में जुआ खेलना को अच्छा बात तो नहीं बताया गया होगा, या फिर शराब पीना को अच्छी बात तो नहीं बताया गया, लेकिन सरकार ने बोला कि हमको क्या है, करो बुरे बुरे काम, हमको पैसा दो, हमको टैक्स, हमको शेयर मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, अगर तुम हमको हिस्सा दोगे तुमको जेल नहीं करेंगे। पहले भी वही हो रहा था, लेकिन इनफॉर्मल वे में हो रहा था, अब फॉर्मल कानून के वे में हो गया, तो अब कानूनी हो गई। जब चीजें कानूनी है, क्या जस्टिस समय के साथ चेंज नहीं होता है, होता है। तो सर आप तो कंफ्यूज कर दिए। फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के बनाइएगा, देखिएगा कि कौन कौन चीज अवेलेबल है। अगर लगा कि बिल्कुल कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है,
हम लोग के सोशल साइंस में ये होता है ना कि रियलिटी एकदम एकदम 100% कंक्रीट नहीं होती है। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या है कि जो आंसर होगा वही आंसर होगा। साइकोलॉजी में 4 टीचर से आंसर पूछेगा तो हो सकता है कि चारों टीचर का ऑप्शन अलग अलग आ जाए और अलग अलग तर्क दे कि ये सही है वो सही है। तो इसीलिए क्वेश्चन को देखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं है कौन हाँ, ऐसे करके समझ के कीजिएगा। क्योंकि जस्टिस को भी एक फॉर्म कहा गया है, ब्यूटी को भी हम काट क्यों दिए, इसको भी हम लिख ही देते हैं बगल में जो है ना, क्वेश्चन मार्क सबके लगा देते हैं। जस्टिस, ब्यूटी, ये सब एग्जाम्पल के रूप में फिलोसफी में लोग फॉर्म यूज करते हैं। तो जब फॉर्म की बात आए थोड़ा सतर्क होकर के, क्योंकि फॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ऊपर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ना। आइडियल वर्सन होना चाहिए, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, नॉन फिजिकल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी हम लोग का प्लेटो का जो है ना इम्पोर्टेंट वो सब चीज खत्म हो गया। अब एक चीज होता है हाइलोमॉर्फिज्म। हाइलोमॉर्फिज्म, ये भी एक चीज। अब नेट के क्वेश्चन में ना ऐसा ऐसा सब जो है ना इस्तेमाल शब्द करने का ना, जैसे एक बार पूछ दिया था एंटोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, एक बार पूछ दिया एपिस्टेमोलॉजी क्या है। अब ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा तो सब लोग जान रहा है, लेकिन ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी देख करके तो दिमाग हिलेगा, क्या है ये तो अजीब सा वर्ड है, एकदम पूरा बायोलॉजी के जैसा लग रहा है। तो इसीलिए ना इन टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को भी देख के झटका आने लगे, क्योंकि अब ऐसा नाम है ना कि इस नाम का मीनिंग भी आप क्या निकालिएगा जब तक पढ़िएगा नहीं। ठीक है, देखते हैं कि हाइलोमॉर्फिज्म क्या होता है, किसको कहा है हाइलोमॉर्फिज्म। मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है, ठीक है, ये तो पता है, लेकिन हाइलोमॉर्फिज्म क्या है ये देखते हैं। हाइलोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट लाया था अरिस्टोटल ने, इसको अरस्तू भी कहते हैं। अब अरिस्टोटल कौन थे? ये अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, तो ये लाया था। एक छोटा सा मिनटो दे देते हैं, बाकी जब अरिस्टोटल पढ़ाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइलो दो चीज से बना है, एक हाईली और दूसरा मॉर्फी। ठीक है, मॉर्फी और हाईली, दो चीज से बना है। तो हाईली का मतलब होता है मैटर, मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, वो नहीं कि मैटर हो गया है, लड़ाई हो गया है। और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या है कि कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज जो है मैटर और फॉर्म दोनों का बनी होती है। हाइलोमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं कि कोई भी चीज बनी है तो दोनों चीज से बनी है। एक तो उसका कुछ पदार्थ के रूप में, जैसे मान लीजिए कि मूर्ति है तो मूर्ति मार्बल का बना है, और फॉर्म क्या है, उसका एक शेप है। जैसे इंसान की मूर्ति हम बनाते हैं, तो इंसान की मूर्ति का एक एक होगा ना कि भाई ऐसा होता है इंसान, इंसान के हाथ पैर ऐसे होते हैं, तो हम उसको फॉर्म के करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो वहां मैटर भी है और फॉर्म भी है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइलोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो अरस्तू का हाइलोमॉर्फिज्म है, अरस्तू के जो फॉर्म की बात है, क्या अरस्तू का फॉर्म सेम वही फॉर्म है जो प्लाटो ने कहा? नहीं, क्योंकि अरस्तू का फॉर्म जो है ना ये फिजिकल वर्ल्ड वाला फॉर्म है, जो कि इम्परफेक्ट हो सकता है। लेकिन प्लेटो का जो फॉर्म था, प्लेटो का फॉर्म क्या था? फिजिकल वर्ल्ड वाला नहीं था वो, एक परफेक्ट दुनिया वाला, एक यूटोपियन का आइडिया था कि जहां पे एकदम परफेक्शन में। तो अब देखिए फॉर्म है दोनों फिलॉसफी में, अरस्तू का फॉर्म अलग है और प्लेटो का फॉर्म अलग है। समझ गए? तो ये वाला चीज है। तो जहाँ हाइलोमॉर्फिज्म बात आएगा तो हाईली प्लस मतलब मैटर और फॉर्म याद रखिएगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे आ जाए फॉर्म इसका वाला, प्लेटो वाला नहीं, अरस्तू वाला, यानी फिजिकल फॉर्म आकार वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यही चीज है। वस्तु और उसका आकार, इसी को हाइलोमॉर्फिज्म कहते हैं। कोई भी रियलिटी होती है तो वो क्या होती है? हाइलोमॉर्फिस्टिक होती है। इसी से वर्ड बना बना देगा एग्जाम में, क्या? हाइलोमॉर्फिस्टिक होती है रियलिटी। अब हाइलोमॉर्फिस्टिक का मतलब क्या हो गया सर? हाइलोमॉर्फिस्टिक का मतलब वही हो गया कि जो कोई भी चीज हो गई, जैसे मान लीजिए कि टेबल है, तो टेबल का एग्जिस्टेंस, टेबल की रियलिटी क्या है? टेबल, टेबल एक हाइलोमॉर्फिस्टिक रियलिटी का एग्जांपल है। ये दे दिया स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। बच्चा का दिमाग घूम गया, भाई क्या पूछ दिया नेट में, सिलेबस से बाहर पूछ दिया ये तो। कोई सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, वो बस घुमाने का तरीका है। क्या कह रहे हैं कि टेबल में मैटर भी है और एक रूप भी है, संरचना भी है।
तो रियलिटी क्या होती है? मैटर से बनी होती है और उसकी एक संरचना होती है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट प्रकार होता है। बस इसी आइडिया को तो हाइलोमॉर्फिज्म कहते हैं। बस यही चीज है, इतना सा। ठीक है, तो दोनों का यही चीज कह रहा है कि अब दोनों के फॉर्म में क्या है। प्लेटो महोदय कहते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो आइडिया है। लिख लीजिए, प्लेटो का फॉर्म एक आइडिया है, जबकि अरस्तु का फॉर्म एक भौतिक वास्तविकता है। प्लेटो का फॉर्म एक आइडिया है, जबकि अरस्तु का फॉर्म एक भौतिक वास्तविकता है। अब आगे जो है ना, अरस्तु भी अलग ए ग्रेड के फिलोसफर थे। ये तीन गो फिलोसफर जो है ना, ये पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। इतना ज्यादा फिलोसफी और इतना गजब सब चीज दिया हुआ है ना दुनिया को, कि दुनिया उसको पढ़ते पढ़ते हैंग कर जा रही है। ठीक है, इतना ज्यादा चीज ये तीनों, एक सुकरात, एक प्लेटो और अरिस्तु। फिर इसके ये तीन का सीरीज है, सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो का चेला अरस्तु। ये तीनों एकदम एक सीक्वेंस में आया, बैट्समैन नंबर 1, 2 और 3, और तीनों एकदम जो है ना फुल फॉर्म, सौरव गांगुली, धोनी और वीरेंद्र सहवाग, एकदम छक्के पे छक्का, ये वाला चीज कर दिए। उसके बाद भी जो लोग आए हैं वो लोग भी आए, और जो लोग इन लोगों से प्रेरणा लिए और इस पे काम किया, वो लोग भी अलग ही जबरदस्त सीन जो दे के चले गए हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही।